हेलो नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। आइए हम आपका स्वागत करते हैं इस अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी स्टेशन में। मैं आज आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर आया हूं उसमें मैं संपूर्ण संविधान यानी जो संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आज मैं उन्हीं का उपचार ही करने वाला हूं। यानी कि संपूर्ण संविधान में आर्टिकल 1 से लेके 395 अनुच्छेद पूरा एक ही वीडियो में, आपको इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। मैं सोचा कि शॉर्ट वीडियो न बनाकर एक वीडियो बना दूं जिसमें आपका संपूर्ण संविधान हो, एक ही वीडियो में आपका रिवीजन हो जाए। बिल्कुल टू द पॉइंट लिखा हूं इसमें और एकदम टू द पॉइंट ही लेकर चलूंगा। इसमें यूट्यूब के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है। ये क्या कि यूट्यूब पर पहली बार एनसीईआरटी बेस्ड है मास्टर क्लास, ठीक है, जिसमें आपके संपूर्ण संविधान, ठीक, आर्टिकल 1 से लेके यानी आर्टिकल 1 to 30 यानी 395 तक, ठीक है, आर्टिकल 1 से लेके 395 तक यानी 395, ठीक, जिसमें जीके जीएस से पीड़ित छात्रों का उपचार करता हूं इस चैनल पे अपने हम। यानी कि संपूर्ण संविधान एक ही वीडियो में पूरा आर्टिकल एकदम फिनिक्स, ठीक है। तो देरी न करते हुए हम लोग अपने कंटेंट की तरफ मूव करते हैं। आइए एक छोटे से एक प्यारे से कोटेशन के साथ हम इस वीडियो की जो है शुरुआत करेंगे, यानी कि श्री गणेश करेंगे। क्या है कि अपनी तकदीर खुद ही लिखनी होगी। क्या है? अपनी तकदीर खुद ही लिखनी होगी, ठीक है, अपनी तकदीर खुद ही लिखनी होगी। यह कोई चिट्ठी नहीं है जो आप दूसरों से लिखवा लेंगे। यानी कि अपने बारे में, अपने भविष्य के बारे में केवल आप ही सोच सकते हैं और आप अपने को जितना अच्छा जान सकते हैं, कोई दूसरा मोटिवेटर नहीं। मोटिवेशनल के चक्कर में मत पड़ा करिए आप लोग। क्या मोटिवेट कर लेगा कोई आपको? आप अपने घर की हालात देखिए, ठीक है, उन माँ बाप के चेहरे को याद करिए, ठीक है, उन माँ बाप के झुर्री भरे हाथों को याद करिए। आपके लिए इससे अच्छा मोटिवेटर और क्या हो सकता है, मोटिवेशनल और क्या हो सकता है, ठीक है। तो आइए हम लोग अपने वीडियो की तरफ शुरुआत करते हैं। क्या है कि अपनी तकदीर खुद ही लिखनी होगी, यह कोई चिट्ठी नहीं है जो आप दूसरों से लिखवा लेंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें भाग 1 यानी कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसमें आर्टिकल अनुच्छेद 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 यानी आर्टिकल नंबर 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन, ठीक है। आर्टिकल 3 में यह बात कही गई है। अनुच्छेद 4 में क्या है कि पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुषांगिक और परिमाणिक विषयों का उपबंध कराने के यानी करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां, ठीक। ये आपके एक स्लाइड में 4 आर्टिकल हमने आपको करवा दिए। बिल्कुल टू द पॉइंट है एकदम। कंटेंट आप कहीं कंप्रोमाइज कर लीजिएगा, ठीक। अब भाग 2 है। भाग 2 आपकी नागरिकता। जो नागरिकता आपके कहां से ली गई है? ब्रिटेन से, ठीक है। कहां से ली गई है? ब्रिटेन से। ये कहां से है आपके? भाग 2 में नागरिकता अनुच्छेद 5 जिसमें संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 6 क्या कह रहा है? पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। यानी पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन यानी प्रवसन होता है, माइग्रेट करके जो आते हैं, ठीक है। प्रव्रजन यानी प्रवसन होता है, करने हेतु कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अब अनुच्छेद 7 में क्या कह रहा है कि पाकिस्तान के प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, ठीक। अनुच्छेद 8 में क्या है, यानी आर्टिकल आपका 8 क्या कह रहा है, जिसमें भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव कुछ व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार। अनुच्छेद 9 में यानी आर्टिकल 9 में क्या है, विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। आर्टिकल 10 में क्या है, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, यानी कि आपके नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, ठीक है। अब अनुच्छेद 11 में क्या कहा गया है, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना, ठीक।
अब इसमें क्या है, भाग 3 जिसमें मूल अधिकार, भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार में आपके अनुच्छेद 12 परिभाषाएं राज्य शब्द का, इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। फिर अनुच्छेद 13 है, क्या है, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। फिर क्या है इसमें, समता का अधिकार। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता, यानी आर्टिकल 14 आपका क्या कहता है कि विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, यानी आप किसी के साथ किनके आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, किनके आधार पर, जिसमें आपका धर्म यानी रिलीजन, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। ठीक है। अनुच्छेद 16 में क्या कहा गया है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अब अनुच्छेद 17 वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, हर एक एग्जाम में इसके आने के चांसेस रहते हैं, इसलिए आप इसको इंपोर्टेंट करिए। क्या करेंगे आप, इंपोर्टेंट करिए। ठीक है। अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता का अंत, जो छुआछूत का है ना, इसी के थ्रू हुआ था, आर्टिकल 17 के थ्रू। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। फिर क्या है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग मूव करते हैं। उपाधियों का अंत हो गया। अब इसमें हम लोग स्वतंत्रता के अधिकार यानी राइट टू फ्रीडम, आपके स्वतंत्रता के अधिकार क्या क्या है। अनुच्छेद वाक स्वतंत्र आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, यानी कि अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मतलब आपको बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन किसी को गलत बोलने की स्वतंत्रता नहीं है। आपको केवल बोलने की स्वतंत्रता है, ये नहीं कि आप किसी को गलत बोल रहे। ठीक है। अनुच्छेद 19 में ये बात है। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 में कहा गया है मानव के दुर्व्यापार और बलात्सर्म का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 कारखाने आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है, यानी बालकों का कार्य करना वर्जित है। ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग मूव करते हैं, जिसमें धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें क्या है, आपके धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में क्या है, अनुच्छेद 25 में क्या है, आपके अंतःकरण की और धर्म के आबाद रूप से मनाने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। यानी हमें ये संविधान जो है, ये हमें धर्म की स्वतंत्रता देता है, जिसके थ्रू हम लोग अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ठीक है। जिसमें अंतःकरण और धर्म के आबाद रूप से मनाने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 क्या कहता है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 जिसमें किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय, यानी ठीक है, संदाय के बारे में स्वतंत्रता। ठीक। अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग मूव करते हैं, यानी संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार आपके किसमें है, आर्टिकल 29 में। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 क्या है, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 31 यानी आर्टिकल 31 आपका निरसन है, यानी निर्सित है। फिर कुछ विधियों की व्यावृत्ति आप किसमें है, अनुच्छेद 31 क में। संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध कराने वाली विधियों की व्यावृत्ति। अनुच्छेद 31 ख यानी कि कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण। ठीक है। अनुच्छेद 31 ग कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। अनुच्छेद 31 ग आपका निर्सित है, यानी कि निर्सित है। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग मूव करते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ठीक है।
अनुच्छेद 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारियों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार अनुच्छेद 32 का निश्चित है। ठीक है, अनुच्छेद 33 आपका है इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारियों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति है। ठीक है, अब क्या है अनुच्छेद 34 जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्ति है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारियों पर निर्बंधन का। ठीक है, अनुच्छेद 35 में क्या कहता है कि इस भाग में उपबंधों की प्रभावी करने के लिए विधान, यानी अनुच्छेद 35 आपका कह रहा है कि इस भाग में उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। क्या है भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। पहले तो आप इसे जानने की लिया कहां से गया है, आपके आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, डीपीएसपी जिसे आप कहते हैं ये आयरलैंड से लिया गया है। इसमें अनुच्छेद 36 में परिभाषाएं हैं इसकी। नेक्स्ट है अनुच्छेद 37 इस भाग में अंतर्वृष्टि तत्वों का लागू होना। अनुच्छेद 38 क्या कहता है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, यानी कि अनुच्छेद आपका 38 क्या कह रहा है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 क्या कह रहा है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीतिक तत्व। अनुच्छेद 39 का समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछता है। अभी कुछ साल पहले पेट का एग्जाम हुआ था तो आर्टिकल 40 के बारे में उसमें जिक्र किया गया था, पूछा गया था कि अनुच्छेद 40 आपका किससे संबंधित है, तो आप कहिएगा ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 41 में कहा गया है कुछ दशाओं में काम शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। ठीक है, अब अनुच्छेद 41 अब हम 42 की तरफ मूव करते हैं कि अनुच्छेद 42 में क्या है काम की न्याय संहिता और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध है। ठीक है, अनुच्छेद 43 में क्या है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। अनुच्छेद 43 का है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। ठीक है, अनुच्छेद 44 वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद करिएगा कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। ठीक है, कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 45 क्या है कि बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध, कि आप बालकों के लिए क्या निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध कराएंगे। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि है। ठीक है, अनुच्छेद 47 में क्या कहा गया है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। अनुच्छेद 48 इंपॉर्टेंट है, इस आर्टिकल को आप लोग इंपॉर्टेंट करिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्या कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 का ये भी इंपॉर्टेंट है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, यानी कि अनुच्छेद 48 में कहा गया है कि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना है। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, यानी जो आपके राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, जैसे आपके जो विरासत होते हैं जैसे ताजमहल वगैरह होते हैं ना, उनका संरक्षण हमें करना है। ठीक है, ये अनुच्छेद 49 में आपको कहा गया है कि राष्ट्रीय स्मारकों का आप लोग संरक्षण करिए। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण, यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका का अलग अलग होना, पृथकीकरण लिखा है ना यहाँ पे। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अब भाग 4 का जिसमें मूल कर्तव्य के बारे में कहा गया है, अनुच्छेद 51 का। ठीक है, फिर भाग 5, अब हम लोग देखिए भाग 5 की तरफ मूव कर चुके हैं, जिसमें भाग 5 में क्या है संघ। संघ में अध्याय 1 में है कार्यपालिका। ठीक है, जिसमें आपके
भाग 5 में संघ कार्यपालिका, इसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति आएंगे। संघ, ठीक है, जिसमें आपके कार्यपालिका में अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति, ठीक है। अनुच्छेद 54 इंपोर्टेंट करिएगा आप लोग इसको, इंपोर्टेंट, यानी अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन पूछता है बार बार कि राष्ट्रपति का निर्वाचन आपके किस आर्टिकल में है, तो आप बोलेंगे निर्वाचन 54, निर्वाचन 54। राइमिंग देखिए इसकी, अनुच्छेद 54 निर्वाचन, चन चन, अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि, आर्टिकल 56 में है आपके राष्ट्रपति की पदावधि। फिर क्या है, अनुच्छेद 57 यानी कि पुनर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं। अनुच्छेद 59, ठीक है, 57, 58, 59 यानी अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ का या प्रतिज्ञान, प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, इसको भी आप लोग इंपोर्टेंट करिए, यानी कि अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है। अनुच्छेद 62 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति के पद में रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्तियों की पदावधि, ठीक है। अब अनुच्छेद आपका आर्टिकल 63, आर्टिकल 63 में क्या है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। क्या होगा? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति, ठीक है, राज्यसभा का पदेन सभापति होना, ठीक। अनुच्छेद 65 में क्या है, राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन, ठीक। अनुच्छेद 66 में क्या है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 68 में क्या है, उपराष्ट्रपति के पद में रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्तियों की पदावधि, ठीक है। यह आपके आर्टिकल 68 में कहा गया है। नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है, अनुच्छेद 69, ठीक है, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 71 यानी कि आपके आर्टिकल 71 में किसकी बात कहा गया है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या सशक्त विषय। अनुच्छेद 72 यानी क्षमादान की शक्तियां, ये भी आर्टिकल आपका इंपॉर्टेंट करिए इसको भी आप, जिसमें अनुच्छेद 72 में क्या है, क्षमादान की शक्ति, जिसे आप लोग कहते हैं ना कि क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति है। यानी आप आर्टिकल 72 में क्षमादान की शक्ति, अगर कोई जो अपराधी है अगर उसको मृत्युदंड की सजा होनी है तो यह उसकी सजा को कम कर सकते हैं अगर वह राष्ट्रपति महोदय से गुहार करें, यानी जो वो अपराधी है अगर गुहार करे तो यह पॉसिबल है। इसके तहत आर्टिकल 72 के तहत, यानी उसकी सजा को कम कर सकते हैं। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, मंत्री परिषद। अनुच्छेद 73 आपके संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, मंत्री परिषद। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह के लिए मंत्री परिषद, यानी कि अनुच्छेद 74 में क्या है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह के लिए मंत्री परिषद। अनुच्छेद 75 में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। फिर एक नेक्स्ट है भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 76 भारत का एक महान्यायवादी। अनुच्छेद 77 भारत का
यानी भारत सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अब इसमें अध्याय 2 संसद, जिसमें आपका साधारण में क्या है, अनुच्छेद 79, ठीक है, आर्टिकल 79 जिसमें संसद का गठन। फिर अनुच्छेद 80 जिसमें राज्यसभा की संरचना है। फिर अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 82 जिसमें आपका प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि, ठीक है। अनुच्छेद 83 में क्या है आपके, संसद के सदनों की अवधि। अनुच्छेद 48 में यानी 84 है, अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। अनुच्छेद 85 संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन, ठीक है। अनुच्छेद 86 में क्या है, सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, ठीक है। अनुच्छेद 88 में सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग मूव करते हैं, जिसमें संसद के अधिकार दिए हुए हैं। आर्टिकल 89 यानी अनुच्छेद 89 राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 90 उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाए जाना। यानी कि ये आपके किसमें कहा गया है, आर्टिकल 90 में, ठीक है। आर्टिकल 91 में क्या है कि सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति। अनुच्छेद 92 जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन होना। अनुच्छेद 93 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 93 हो गया ना, अब आपका 94 क्या है। अनुच्छेद 94 में क्या कह रहा है आपके, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाए जाना। अनुच्छेद 95 अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्तियों की शक्ति। इस वीडियो में आपके पूरा संविधान यानी संपूर्ण संविधान आपके एक ही क्लास में करवा देंगे, आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। अनुच्छेद 96 जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 97 सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय। अनुच्छेद 99 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग मूव करते हैं। अनुच्छेद 100 यानी आर्टिकल 100 में क्या कह रहा है, सदनों में मतदान रिक्तियों के हेतु हुए भी सदनों का कार्य करने की शक्ति और गढ़पूर्ति। अनुच्छेद 101 स्थानों का रिक्ति होना। अनुच्छेद 102 सदस्यों के लिए निरर्हताएं। अनुच्छेद 103 सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय, ठीक है। ये किसमें कहा गया है आपके, आर्टिकल 103 में। फिर अनुच्छेद 104 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अहिर्त न होते हुए या निरहिर्त किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शक्ति, ठीक है। फिर क्या है आपके नेक्स्ट स्लाइड पे, संसद और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां। अनुच्छेद 105 में यानी आर्टिकल 105 के बारे में कहा गया, जिसमें संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि। अनुच्छेद 106 सदस्यों के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 107 विधेयकों यानी विधेयकों के पुनः स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध है। अनुच्छेद 108 यानी आर्टिकल 108 में क्या कह रहा है, कुछ दशाओं में
दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 109 में क्या कह रहा है कि धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। ठीक है, अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा, यानी आपके आर्टिकल 110 में कह रहा है कि इसमें धन विधेयक की परिभाषा होगी। ठीक है, अनुच्छेद 111 में क्या कह रहा है कि विधेयकों पर अनुमति। फिर नेक्स्ट है आपकी वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया। ठीक, जिसमें आपके अनुच्छेद 112 वेरी इंपॉर्टेंट, इसको करिएगा, जिसको आप वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं, जिसको बजट कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल 112 112। ठीक है, अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 113 में क्या है आपके संसद में प्रकलनों के संबंध में प्रक्रिया। अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 115 यानी आर्टिकल 115 में क्या कहा गया है, अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान। अनुच्छेद 116 में लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान। ठीक है, अनुच्छेद 117 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध है, यानी वित्त विधेयकों के बारे में आपके विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 117 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। अब विधायी प्रक्रिया आपकी क्या है, जिसमें अनुच्छेद 108 में क्या है आपके प्रक्रिया के नियम। ठीक, अनुच्छेद 119 संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 121 संसद में चर्चा पर निर्बंधन। ठीक है, किसमें कहा गया है आपके अनुच्छेद 121 में। फिर अनुच्छेद 122 आपका क्या है कि न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। अध्याय 3 राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, यानी कि आपके राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां आपकी किसमें दी गई हैं, अध्याय 3 में। इसके अनुच्छेद कौन से हैं, अनुच्छेद 123 संसद के विश्रांत काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्तियां। अध्याय 4 संघ की न्यायपालिका, किसमें है आपके अध्याय 4 में। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों के वेतन आदि। अनुच्छेद 126 में है कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। अनुच्छेद 127 में क्या है तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति, यानी अनुच्छेद 127 में है तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति। ये मैं आपको आज से लिख के भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन वीडियो काफी लॉन्ग हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी लिख लिख के, इसीलिए मैं इसको कंटेंट को टाइप करवा लिया हूँ। ठीक है, जो आपको भी सुविधा हो पढ़ने में और वीडियो ज्यादा लंबी ना हो के छोटी हो। अनुच्छेद 128 उच्चतम न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्ति, यानी कि सेवानिवृत्ति बैठकों। ठीक है, न्यायाधीशों की उपस्थिति। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान। अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। अनुच्छेद 131 क निरसित है। अनुच्छेद 132 कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालयों की अपीली अधिकारिता। अनुच्छेद 133 उच्च न्यायालयों से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता। आर्टिकल 134 का उच्चतम न्यायालयों में अपील के लिए प्रमाण पत्र। ठीक है, किसमें कहा गया है आपके आर्टिकल 134 क में। ठीक है, फिर अनुच्छेद 135 है आपके विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य होना। अनुच्छेद 136 अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत। ठीक है, जिसमें आपके आर्टिकल 136 में। अनुच्छेद 137 में क्या कहा गया है कि निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनराविलोकन। अनुच्छेद 138 में है उच्चतम न्यायालय की
उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि। अनुच्छेद 139 में क्या है कि कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना। अनुच्छेद 139 का कुछ मामलों का अंतरण। अनुच्छेद 140 उच्चतम न्यायालयों की अनुसांगिक शक्तियां। ठीक है। अनुच्छेद 141 जिसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्धकार होना। ठीक किसमें कहा गया है आपके आर्टिकल 141 में। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है अनुच्छेद 142 जिसमें उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्तियां। अनुच्छेद 144 सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना। अनुच्छेद 144 का निश्चित है। अनुच्छेद 145 न्यायालयों के नियम आदि। अनुच्छेद 146 में कहा गया है उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग मूव करते हैं। अनुच्छेद 147 निर्वाचन अध्याय 5। अब अध्याय 5 की तरफ हम लोग मूव करेंगे कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे आप कैग कहते हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। ठीक है, CAG। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 149 नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और उसकी शक्तियां यानी पावर ऑफ कैग। अनुच्छेद 150 संघ के राज्य के लेखाओं का प्रारूप। अनुच्छेद 151 संपरीक्षा प्रतिवेदन। ठीक है, किसमें कहा गया है आपके आर्टिकल 151 में। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग मूव करते हैं, क्या है अनुच्छेद 147 यानी कि इसमें है 151 तक हो गया। अब अनुच्छेद 152 भाग 6 जिसमें आपका स्टेट यानी कि राज्य के बारे में। अब इसमें एक अध्याय 1 के बारे में साधारण क्या है। अनुच्छेद 152 परिभाषा। अध्याय 2 कार्यपालिका जिसमें राज्यपाल आपके किसमें होंगे। अनुच्छेद 143 राज्यों के राज्यपाल यानी कि गवर्नर के बारे में बात कहा गया। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि। अनुच्छेद 157 राज्यपाल की नियुक्ति होने के लिए अहर्ताएं यानी कि क्या क्या होनी चाहिए उसकी अहर्ताएं। अनुच्छेद 158 राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 159 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 160 कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन। ठीक है। अब अनुच्छेद 161 यानी कि आर्टिकल 161 में कहा गया है क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 162 में राज्यपाल की कार्यपालक शक्ति का विस्तार। ठीक है, मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 164 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। अब फिर नेक्स्ट है राज्य का महाधिवक्ता जिसमें आपके आर्टिकल 165 में कहा गया है कि राज्य का एक महाधिवक्ता होगा। ठीक है, जिसमें आपके सरकारी कार्य का संचालन। अनुच्छेद 166 में है राज्य की सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 167 राज्यपाल को ठीक है जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। अध्याय 3 यानी राज्य का विधानमंडल। अनुच्छेद 168 राज्य के विधान मंडलों का गठन। अनुच्छेद 169 राज्यों में विधि परिषदों का उत्सादन या सृजन। किसमें कहा गया है आपके आर्टिकल 169 में। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल आपका 170 विधानसभाओं की संरचना। किसकी यानी कि विधानसभाओं की संरचना। ठीक है,
नेक्स्ट आर्टिकल है आपका अनुच्छेद 171, जिसमें विधान परिषदों की संरचना। फिर अनुच्छेद 172, राज्यों के विधानमंडलों की अवधि। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 173, यानी कि राज्य के विधानमंडलों की सदस्यता के लिए अर्हता। अनुच्छेद 174, राज्य के विधानमंडल के सत्र सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 175, जिसमें सदन या सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार। अनुच्छेद 176, यानी राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। आर्टिकल 176 में कहा गया है राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। किसके बारे में बात कही गई है? आपके राज्यपाल के विशेष अभिभाषण के बारे में। अनुच्छेद 177, यानी आर्टिकल 177, सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ताओं के अधिकार। अनुच्छेद 178, विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 189, ठीक है, यानी आर्टिकल 179, 80, आर्टिकल 179, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाए जाना। आर्टिकल 180, अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्तियों को शक्ति। ठीक है, किसमें कहा गया है? आपके आर्टिकल 180 में। अनुच्छेद 181 क्या है आपके? यानी कि किसके बारे में बात कर रहा है? आपके आर्टिकल 181 के बारे में। जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 182 में क्या कहा गया है कि विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 183, ठीक है, सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाए जाना। अनुच्छेद 184 में सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या किसी अन्य को शक्ति। अनुच्छेद 185, जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। ठीक है। अनुच्छेद 186, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 187, यानी राज्य के विधानमंडलों का सचिवालय, यानी नेक्स्ट क्या है? कार्य संचालन। अनुच्छेद 188 में क्या कहा गया है? सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, यानी कि आर्टिकल 188 में क्या कहा गया है? सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। ठीक है। अनुच्छेद 189 क्या है? अनुच्छेद 189, सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गढ़पूर्ति। फिर सदस्यों की निर्भरताएं किसमें है? आपके आर्टिकल 190 में क्या है? स्थानों का रिक्त होना। आइए मैं आप लोगों को कुछ सुनाता हूं इसमें। वीडियो बोरिंग न लगे तो कुछ सुनाता हूं आप लोगों को कि रात नहीं ख्वाब बदलता है, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, कि जज्बा रखो जीतने का, किस्मत बदले न बदले वक्त जरूर बदलता है। यानी टाइम इज चेंज। ठीक है, टाइम इज चेंज। नेक्स्ट अनुच्छेद है 190, स्थानों का रिक्त होना। अनुच्छेद 191, सदस्यता के लिए निर्भरताएं। अनुच्छेद 192, सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय। अनुच्छेद 193 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले अहिर्त न होते हुए या निर्हित
किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शक्ति। फिर क्या है, राज्यों के विधानमंडलों और उनके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां। नेक्स्ट आर्टिकल है 194, विधानमंडलों के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि। ठीक है। नेक्स्ट 195 आर्टिकल क्या है, सदस्यों के वेतन, विधायी प्रक्रिया। अनुच्छेद 196, विधायकों के पुनः स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। अनुच्छेद 197, धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों पर निर्बंधन। अनुच्छेद 198, धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। ठीक है, किसमें कहा गया है, आपके आर्टिकल 198 में। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा 199, यानी अनुच्छेद 199, धन विधेयक के बारे में इंपॉर्टेंट की परिभाषा। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मैं ये कह रहा हूँ। क्या है ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अनुच्छेद 20, जिसमें विधेयकों पर अनुमति। अनुच्छेद 201, विचारों के लिए आरक्षित विधेयक। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया। अनुच्छेद 202, वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है। अनुच्छेद 203, विधानमंडल में प्रकलनों से संबंध में प्रक्रिया। अनुच्छेद 204, विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 205, अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान। ठीक है। नेक्स्ट अनुच्छेद क्या है, आर्टिकल 207, यानी वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। फिर क्या है, साधारणतः प्रक्रिया। अनुच्छेद 208, जिसमें प्रक्रिया के नियम। अनुच्छेद 209, राज्य के विधानमंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। ठीक है। अनुच्छेद 210, विधानमंडलों में प्रयोग की जाने वाली भाषा, यानी कि अनुच्छेद 210 में क्या कहा गया है, आपके विधानमंडलों में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 211, जिसमें आपका है क्या है, विधानमंडलों में चर्चा पर निर्बंध। अनुच्छेद 212, यानी आर्टिकल 212 में क्या है, न्यायालयों द्वारा विधानमंडलों की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। आर्टिकल, अब अध्याय 4 की तरफ हम लोग मूव करते हैं, जिसमें राज्यपाल की विधायी शक्तियां हैं। क्या है, अनुच्छेद 213, विधानमंडल के विश्रांत काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति। किसकी शक्ति होती है, आपके राज्यपाल की शक्ति। ठीक है। अध्याय 5, इसमें क्या है, राज्यों के उच्च न्यायालय, यानी कि राज्यों के उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 214, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। ठीक है। अनुच्छेद 215, उच्च न्यायालयों का अभिलेख या न्यायालय होना। अनुच्छेद 216, उच्च न्यायालयों का गठन। किसमें कहा गया है, उच्च न्यायालयों का गठन आपके आर्टिकल 216 में है। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका आर्टिकल 217 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। ठीक है। अनुच्छेद 218, यानी आर्टिकल 218, उच्चतम न्यायालयों से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों को लागू होना। अनुच्छेद 219, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 220, अस्थायी न्यायाधीश रहने की पश्चात विधि व्यवसाय पर निर्बंधन। अनुच्छेद 221, न्यायाधीशों के वेतन आदि। अनुच्छेद 221 में न्यायाधीश के वेतन आदि के बारे में जानकारी दी गई है। नेक्स्ट अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 222, यानी कि किसी न्यायालय का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण। ठीक है। अनुच्छेद 223, यानी आर्टिकल 223 आपका क्या कह रहा है कि कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। अनुच्छेद 224, अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 224 का
उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों की नियुक्ति। आर्टिकल 225 क्या कह रहा है? विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता। अनुच्छेद 226 कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालयों की शक्ति। ठीक है, अब आर्टिकल 226 का आपका जो है कि निरसित है। अनुच्छेद 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। आर्टिकल 228 कुछ मामलों का उच्च न्यायालयों को अंतरण। अनुच्छेद 228 का निरसित है आपका। अनुच्छेद 229 उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक तथा व्यय, यानी सेवक तथा व्यय। आर्टिकल 230 में है उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार। किसमें कहा गया है? आपके आर्टिकल 230 में। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल है आपका अनुच्छेद 230 में क्या कहा गया है? दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। अध्याय 6 चैप्टर 6 अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 233 का कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों का और उनके द्वारा दिए गए निर्णयों आदि का विद्यमानीकरण। ठीक है, अनुच्छेद 234 न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल है अनुच्छेद 234 न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती। अनुच्छेद 235 जिसमें अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। अनुच्छेद 236 निर्वचन। अनुच्छेद 237 कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेट पर इस अध्याय के उपबंधों का लागू होना। ठीक है, किसमें कहा गया है? आपके आर्टिकल 237 में। नेक्स्ट भाग आपका भाग 7 पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य। अनुच्छेद 238 आपका ये निरसित हो गया है। फिर भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, यानी कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 239 का कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधान मंडलों या मंत्री परिषद का, ठीक है, विधान मंडलों या मंत्री परिषद का दोनों का सृजन है। अनुच्छेद 239 का विधान मंडलों के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासक की शक्ति है। अनुच्छेद 240 कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम, यानी विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 241 यानी आर्टिकल 241 में क्या कहा गया है? संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 242 निरसित है आपका। ठीक है, फिर भाग 9 पंचायतें, ये इंपॉर्टेंट करिएगा इस भाग को, आप लोग कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। अनुच्छेद 243 जिसमें आपकी डिफिनेशन यानी कि परिभाषाएं जिसको कहते हैं आप, किसमें है? आपके आर्टिकल 243 में। ठीक है, फिर नेक्स्ट आर्टिकल है आपका अनुच्छेद 243 का जिसमें आपके ग्राम सभा, यानी कि ग्राम सभा किसमें? आपके आर्टिकल 243 का में। अनुच्छेद 243 ख में है पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 243 ग जिसमें पंचायतों की संरचना। अनुच्छेद 243 घ में है स्थानों का आरक्षण। ठीक है, अनुच्छेद 243 ढ में आपका है पंचायतों आदि की अवधि। अनुच्छेद 243 च में क्या है? सदस्यता के लिए अनर्हता। अनुच्छेद 243 छ में क्या है? आपके पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका अनुच्छेद 243 ज जिसमें पंचायतों द्वारा करारोपण की शक्तियां और उनकी निधियां। अनुच्छेद 243 ये झ, यानी कि झ में क्या है? वित्तीय स्थिति के पुनराविलोकन के लिए वित्तीय आयोग की स्थापना। अनुच्छेद 243 यहाँ। ठीक है, पंचायतों का लेखा परीक्षण। अनुच्छेद 243 पंचायतों के निर्वाचन। अनुच्छेद 243
ठ संघ राज्य क्षेत्रों पर प्रवर्तन। अनुच्छेद 243 कितिपीय क्षेत्रों को इस भाग का लागू न होना। अनुच्छेद 243 ढ ठीक है, विद्यमान विधियों और पंचायतों की निरंतरता। अब अनुच्छेद आपका 243 अड़ा है, जिसमें निर्वाचकीय मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन। फिर भाग 9 क में क्या है, नगर पालिकाएं। भाग 9 क में क्या है आपके, नगर पालिकाएं। और अनुच्छेद 243 त में उसका डिफिनेशन यानी कि उसकी परिभाषाएं हैं। फिर अनुच्छेद 243 ठ में नगर पालिकाओं का गठन किसमें है आपके, आर्टिकल 243 ठ में। फिर अनुच्छेद 243 द में क्या है, नगर पालिकाओं की संरचना यानी कि क्या है आपके, नगर पालिकाओं की संरचना। अनुच्छेद 243 घ में वार्डों, समितियों आदि का गठन और उनकी संरचना किसमें आपके, अनुच्छेद 243 घ में। ठीक है। अनुच्छेद 243 न क्या है, स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 243 पर नगर पालिकाओं आदि की अवधि। अनुच्छेद 243 पर सदस्यता के लिए अनर्हता। अनुच्छेद 243 ब नगर पालिकाओं आदि की शक्तियां, पृथ्वीकार तथा उत्तरदायित्व। फिर अनुच्छेद 243 भ नगर पालिकाओं द्वारा करारोपण की शक्तियां और उनकी निधियां। अनुच्छेद 243 में वित्त आयोग। अनुच्छेद 243 य नगर पालिकाओं के लेखा का परीक्षण। अनुच्छेद 243 य क नगर पालिकाओं के निर्वाचन। अनुच्छेद 243 य ख जिसमें संघ राज्यों पर प्रवर्तन। अनुच्छेद 243 य ग में क्या है, कतिपय क्षेत्रों को इस भाग का लागू न होना। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग मूव करते हैं, क्या है, अनुच्छेद 243 य ग जिला योजना के लिए समिति। अनुच्छेद 243 य ढ जिसमें महानगरीय योजना के लिए समिति। अनुच्छेद 243 य च वर्तमान विधियों तथा नगर पालिकाओं की निरंतरता। ठीक है, किसमें है आपके, अनुच्छेद 243 य छ में। अनुच्छेद 243 य छ में क्या है, निर्वाचकीय मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन। फिर भाग 10 पर हम लोग मूव करते हैं, जिसमें अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। क्या है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र किसमें है आपके, अनुच्छेद 244 यानी आर्टिकल 244 में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। फिर अनुच्छेद 244 का असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक शासी राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद या दोनों का सृजन। ठीक है। नेक्स्ट भाग क्या है, 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध। क्या है, संघ और राज्यों के बीच संबंध, जिसमें इसका अध्याय 1 क्या है, विधायी संबंध। ठीक है। अनुच्छेद 245 संसद द्वारा राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। ठीक है, किसमें है आपके, आर्टिकल 245 में। फिर अनुच्छेद 246 में कहा गया है संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग मूव करते हैं, इसमें क्या आर्टिकल है, आर्टिकल 247 यानी आर्टिकल 247 में क्या है कि कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति। किसमें कहा गया है आपके, आर्टिकल 247 में। फिर आर्टिकल 248 में क्या है कि अवशिष्ट विधियां विधायी शक्तियां, किसमें कहा गया है आपके, आर्टिकल 248 में। फिर अनुच्छेद 249 में क्या है, राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। किसमें है आपके, आर्टिकल 249 में। फिर अनुच्छेद 250 में क्या है, यदि आपात की उद्घोषणा परिवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति। किसमें है आपके, आर्टिकल 250 में।
ठीक है। अनुच्छेद 251 संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति। अनुच्छेद 252 दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना। ठीक है। अनुच्छेद 253 अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। ठीक है। अब अनुच्छेद 254 में क्या है? संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति। अनुच्छेद 255 सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया के विषय मानना। ठीक है। अब इसके अध्याय 2 में क्या है? प्रशासनिक संबंध, यानी कि इसके प्रशासनिक संबंध के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि अनुच्छेद 256 राज्यों की और संघ की बाध्यता। अनुच्छेद 257 कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण। अनुच्छेद 258 कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान कराने आदि की संघ की शक्ति। अनुच्छेद 259, ठीक है, जिसको आप निरसित हो गया है। अनुच्छेद 260 भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता। अनुच्छेद 261 सार्वजनिक कार्य अभिलेख और न्यायिक कार्यविधियां किसमें कहा गया है? आपके अनुच्छेद 261 में। जल संबंधी विवाद, यानी कि वाटर संबंधी आपकी जो मैटर है किसमें है? अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दोनों की जल संबंधी विवाद का न्याय निर्णय। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध। ठीक है। अब भाग 12 में क्या है आपके? क्या है? वित्तीय संपत्ति और संविदाएं और वाद। अध्याय 1 वित्तीय। अनुच्छेद 264 निर्वचन। ठीक है। अनुच्छेद 265 विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना। अनुच्छेद 266 भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखा। अनुच्छेद 267 आकस्मिकता निधि। ठीक है। संघ और राज्यों के बीच राजस्वों का वितरण। अनुच्छेद 268 संघ द्वारा उद्गृहित किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क। अनुच्छेद 269 में क्या है? संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर। किसमें है आपके? आर्टिकल 269 में। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका 270, यानी आर्टिकल 270, जिसमें संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित तथा संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कर। ठीक है। अनुच्छेद 271 में क्या है? कुछ शुल्क और करों पर संघ के प्रयोजन के लिए अधिभार। किसमें है आपके? आर्टिकल 271 में। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग मूव करते हैं। इसमें क्या है? आर्टिकल 272, यानी आर्टिकल 272 में क्या है आपके? कर जो संघ द्वारा उद्गृहित किए जाते हैं तथा जो संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जा सकेंगे। अनुच्छेद 273 जूट पर और जूट उत्पादों पर नियंत्रित शुल्क के स्थान पर अनुदान। आर्टिकल 274 ऐसे कराधान पर जिसने राज्य हितबंध हैं प्रभाव डालने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा। आर्टिकल 275 कुछ राज्यों को संघ से अनुदान। आर्टिकल 276 वित्तीय व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजन पर कर। देखिए किस पे लगा रहा है कर आपके? आर्टिकल 276 के अकॉर्डिंग वृत्तियों, व्यापारों और आपकी आजीविकाओं, यानी जो रोजी रोटी होती और नियोजनों पर कर। ठीक है। आर्टिकल 277 व्यावृत्ति। आर्टिकल 278 निर्सित। अनुच्छेद 279, ठीक है, शुद्ध आगम आदि की गणना। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग।
वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, यानी कईयों बार यह क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। कौन सा आर्टिकल? आपके आर्टिकल 280, जिसमें आपका वित्त आयोग है। अनुच्छेद 281 वित्त आयोग की सिफारिशें, किसमें है? आपके आर्टिकल 281 में। ये आर्टिकल आप लोग याद रखिएगा, अनुच्छेद 280, जिसमें वित्त आयोग के बारे में बात है, ठीक है। फिर परिकीर्ण वित्तीय उपबंध आपके अनुच्छेद किसमें? 282 में, जिसमें आपका संघ राज्य द्वारा अपने राज्य से किए जाने वाले व्यय, अनुच्छेद 282। अनुच्छेद 283 संचित निधियों, आकस्मिकता निधियों और लोक लेखाओं में जमा धनराशियों की अभिरक्षा आदि। अनुच्छेद 284 लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादकर्ताओं की जमा राशियों और अन्य धनराशियों की अभिरक्षा आदि। अनुच्छेद 285 संघ की संपत्ति और राज्य के करों में छूट। अनुच्छेद 286 माल के क्रय या विक्रय पर कर के अधिरोपण के बारे में निर्बंध। अनुच्छेद 287 विद्युत पर करों से छूट, यानी कि जो आपके इलेक्ट्रिसिटी पे जो बिल आती है उसके करों में आपको छूट प्राप्त होगी, आर्टिकल 287, यानी आर्टिकल 287 के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 288 में क्या है कि जल या विद्युत के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से छूट। आर्टिकल 289 राज्यों की संपत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट, ठीक है। आर्टिकल 290 में है आपकी क्या? कुछ व्ययों और पेंशनों के संबंध में समायोजन। आर्टिकल 290 क में क्या कहा गया है कि कुछ देवस्य निधियों को वार्षिक संदाय, अनुच्छेद 291 आपका निश्चित है, ठीक है। फिर अध्याय 2 इसमें क्या है? उधार लेना, यानी कि अनुच्छेद 293 राज्यों द्वारा उधार लेना। अध्याय 3 इसमें है संपत्ति संविदाएं, अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं और वाद। अनुच्छेद 294 कुछ दशाओं में संपत्ति, अस्तियों और अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार। फिर अनुच्छेद 295 अन्य दशाओं में संपत्ति और अस्तियों और अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार। फिर अनुच्छेद 296 जिसमें राजगामी या व्यपगत या स्वामी विहीन होने से प्रोद्भूत संपत्ति। आर्टिकल 297 आर्टिकल 297 क्या कहा गया है उसमें? राज्य, क्षेत्रीय, सागर खंड या महाद्वीपीय मगन तट भूमि में स्थित मूल्यवान चीजों और अनन्य आर्थिक क्षेत्र के संपत्ति स्रोतों का संघ में निहित होना। आर्टिकल 298 उसमें क्या है? व्यापार करने आदि की शक्तियां, यानी आप किसके तहत व्यापार आदि कर सकते हैं? आर्टिकल 298 के तहत आप व्यापार आदि कर सकते हैं, ठीक है। अब आर्टिकल 299 यानी आर्टिकल 299 संविदाएं। आर्टिकल 300 यानी वाद और कार्यवाहियां, किसमें है? आपके आर्टिकल 30 में। फिर अध्याय 4 क्या है? संपत्ति का अधिकार, ठीक है। अनुच्छेद 300 का विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। भाग 13 की तरफ हम लोग आ चुके हैं। अब हम लोग इस क्वेश्चन मतलब जो हमारा ये वीडियो उसको हम लोग फाइनल टच देने वाले हैं। अब भाग 13 क्या है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, ठीक है। किसमें? आपके भाग 13 में अनुच्छेद 301 व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, यानी कि आपके व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 302 व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन अधोरोपित करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 303 व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों के विधायी शक्तियों पर निर्बंधन। फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग मूव करते हैं। अनुच्छेद 304 राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन। अनुच्छेद 305 विद्यमान विधियों और राज्य के एकाधिकार का उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। अनुच्छेद 306 में निर्सित है आपका
अनुच्छेद 307, अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 304 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति। ठीक है। भाग 14 में क्या है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, यानी भाग 14 में क्या कहा गया है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। अब इसमें क्या है, अध्याय 1 जिसमें आपकी सर्विस जो है सेवाएं। अनुच्छेद 308 निर्वचन। ठीक है। अनुच्छेद 309 में क्या है, संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवाएं शर्तें। अनुच्छेद 310 संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि। अनुच्छेद 311 संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना, पद से हटाए जाना या पक्ति में अनुवनत किया जाना किसमें है, आपके आर्टिकल 311 में है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग मूव करते हैं, क्या है, ठीक है। अनुच्छेद 311 तक बता दिया। अब अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं आपकी किसमें है, आर्टिकल 312 में। किसमें आएंगी, आपके आर्टिकल 312 में। ठीक है। अनुच्छेद 312 का कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा की शर्तों में परिवर्तन करने या उन्हें प्रतिसंग्रहित करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 313 संक्रमणकालीन उपबंध। अनुच्छेद 314 निरसित। ठीक है। अध्याय 2 लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 316 सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि। अनुच्छेद 317 लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाए जाना और निलंबित किए जाना। अनुच्छेद 318 आयोग के सदस्यों और कर्मचारी वृंद की सेवा की शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 319 आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग की कृत्य किसमें, आपके आर्टिकल 320 में। अनुच्छेद 321 क्या कह रहा है, लोक सेवा आयोग के पास कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति। ठीक है। अनुच्छेद 322 में क्या है, लोक सेवा आयोग के व्यय। भाग 14 का अधिकरण। अनुच्छेद 323 का प्रशासनिक अधिकरण। अनुच्छेद 323 का अन्य विषयों के लिए अधिकरण किसमें है, आपके आर्टिकल आपके अनुच्छेद 323 ख में। ठीक है। भाग 15 निर्वाचन वेरी इंपॉर्टेंट भाग है, और इसके आर्टिकल जो आर्टिकल 324 जिसमें आपके निर्वाचन आयोग के बारे में बात कही गई है, जिसमें निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशक और नियंत्रण व निर्वाचन आयोग में निहित होना किसमें, आपके आर्टिकल 324 में। आर्टिकल 325 क्या है, धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक नामावली से सम्मिलित किए जाने के लिए आपत्र न होना और उसके द्वारा किसी भी विशेषण निर्वाचक नामावली से सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना किसमें, आपके आर्टिकल 325 में। आर्टिकल 326 क्या कहता है कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। ठीक है। अनुच्छेद 228 किसी राज्य के विधान मंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध कराने की उस विधान मंडल की शक्ति। अनुच्छेद 229 निर्वाचन संबंधी मामलों के न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। अनुच्छेद 329 का निरसित है। फिर भाग 16 में क्या है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण है किसमें है, आपके आर्टिकल 330 में। आर्टिकल 331 क्या कहता है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व किसमें है, आपके आर्टिकल 331 में।
आर्टिकल 332 क्या है आपके कि राज्यों के विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 333 में राज्यों के विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व किसमें है आपके आर्टिकल 333 यानी आर्टिकल 333 में। अनुच्छेद 334 क्या कहता है आपके कि स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का 50 वर्ष के पश्चात न रहना। अनुच्छेद 335 सेवाओं और पदों के लिए सुनिश्चित जातियों और अनुसूचित जातियों, ठीक है, क्या है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे। अनुच्छेद 336 में कुछ सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध, ठीक है। अनुच्छेद 337 आंग्ल भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध। अनुच्छेद 338 में क्या है कि अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों आदि के लिए विशेष जानकारी। अनुच्छेद 339 में क्या है अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण। फिर अनुच्छेद 340 में क्या कहा गया है कि पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। अनुच्छेद 341 अनुसूचित जातियां। अनुच्छेद 342 में क्या है अनुसूचित जनजातियां, ठीक है। अब भाग 17 की तरफ हम लोग मूव कर चुके हैं जिसमें राज्य भाषा यानी राज्य की भाषा। अध्याय 1 संघ की भाषा। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा। अनुच्छेद 344 राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। अध्याय 2 यानी कि प्रादेशिक भाषाएं, ठीक है, प्रादेशिक भाषाएं। अनुच्छेद 345 राज्य की राज्यसभा या राज्य भाषाएं। अनुच्छेद 346 एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि यानी पत्रादि की राजभाषा। अनुच्छेद 347 किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। फिर है अध्याय 3 अनुच्छेद 348 में क्या कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 349 भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया। अध्याय 4 विशेष निर्देश। अनुच्छेद 350 में क्या कहा गया है कि व्यथा के निवारण के लिए अभिवेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा किसमें है आपके आर्टिकल 350 में, ठीक है। फिर क्या है अनुच्छेद 350 क तो हो गया है, अब ख भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। भाग 18 आपात उपबंध जिसमें आपके आपात उपबंध किसमें भाग 18 में आर्टिकल यानी अनुच्छेद 352 आपात की उद्घोषणा। आर्टिकल 353 यानी अनुच्छेद 353 आपात की उद्घोषणा का प्रभाव। अनुच्छेद 354 में क्या है कि जब आपात की उद्घोषणा परिवर्तन में है तब राजस्वों के वितरण संबंधी उपबंधों का लागू होना किसमें है आपके आर्टिकल 354 में। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका अनुच्छेद 355 बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य का संरक्षण करने का संघ का कर्तव्य। अनुच्छेद 356 जिसमें राज्यों से संवैधानिक तंत्र और विफल हो जाने की दशा में उपबंध। अनुच्छेद 357 जिसमें अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग। अनुच्छेद 358 आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन। कब अनुच्छेद किसमें कहा गया है आपके आर्टिकल 358। फिर अनुच्छेद
359 यानी आर्टिकल 359 आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारियों के प्रवर्तन का निलंबन किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 359 में। ठीक है, अनुच्छेद 359 का आपका निश्चित है। फिर क्या है? अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात के बारे में उपबंध। कहाँ है आपके? 360 आपका क्या है? वित्तीय आपात के बारे में उपबंध भाग 19 प्रकीर्ण। ठीक है, अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपालों और राज्य प्रमुखों का संरक्षण। अनुच्छेद 362 निश्चित है आपका। अनुच्छेद 363। ठीक है, फिर अनुच्छेद 363 क देशी राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता की समाप्ति और निजी थैलियों का अंत। फिर क्या है? अनुच्छेद 364 महापंतों और विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 365 संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव। अनुच्छेद 366 परिभाषाएं। फिर अनुच्छेद 367 निर्वचन। भाग 20 संविधान का संशोधन। कहाँ है आपके? आर्टिकल 368 और संविधान का संशोधन दक्षिण अफ्रीका से आपके लिया गया है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। ठीक, आर्टिकल 368 संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया। आर्टिकल 368 जो कहाँ से लिया गया आपके? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। भाग 21। ठीक है, क्या है? अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, जिसमें अनुच्छेद 389 राज्य सूची के कुल विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद की इस प्रकार अस्थायी शक्ति मानो व समवर्ती सूची के विषय हो। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी। ठीक है, उपबंध है आर्टिकल 370 जो जम्मू कश्मीर है ना वहां से हटा दी गई है। अनुच्छेद 370 महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध। फिर क्या है? अनुच्छेद 371 का नागालैंड राज्य के संबंधों में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 ख असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 ग मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 171 घ आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 171 ढ आंध्र प्रदेश राज्य के केंद्रीय महाविद्यालय की स्थापना। अनुच्छेद 171 छ सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 छ मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 171 ज अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। ठीक है, अनुच्छेद 171 झ गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 172 विद्यमान विधियों का प्रवृत्त बने रहने और उनका अनुकूलन। अनुच्छेद 372 का विधियों का अनुकूलन करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 373 निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों के संबंध में कुछ दशाओं में आदेश करने की राष्ट्रपति की शक्ति। किसमें कहा गया है आपके? आर्टिकल 373 में। फिर अनुच्छेद आपका 374 क्या है कि फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों और फेडरल न्यायालय में या सपरिषद हिज मेजेस्टी के समक्ष लंबित कार्यवाहियों के बारे में उपबंध। किसमें है आपके? आर्टिकल 374 में। आर्टिकल 375 यानी अनुच्छेद 375 आपका क्या है कि संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालयों पदाधिकारियों और अधिकारियों का कृत्य करते रहना। अनुच्छेद 376 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 377 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध है। अनुच्छेद 378 क्या है? लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 378 का आंध्र प्रदेश की विधानसभा की अवधि के
बारे में विशेष उपबंध, किसमें? आपके अनुच्छेद 378 क में। ठीक है, अनुच्छेद 378 क आपका क्या है? आंध्र प्रदेश विधानसभा की अवधि के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 369 से 391 निर्सित है। अनुच्छेद 392 में है कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अब फिर भाग 22 क्या है? अब हम लोग अपने कोर्स यानी वीडियो को फाइनल टच देने वाले हैं। क्या है भाग 22 में? संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, जिसमें आपका अनुच्छेद 395 संक्षिप्त नाम, अनुच्छेद 394 आपका प्रारंभ है, अनुच्छेद 394 का हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ, अनुच्छेद 395 निरसित। तो ये रहे हमारे 1 से लेके 395 अनुच्छेद, बिल्कुल टू द पॉइंट, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट हमने आपको डिलीवर किया है। यहाँ से हर एक किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, कम से कम 5 से 6-7 क्वेश्चन आपको इसी वीडियो से, आपको पॉलिटी के जो पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल सीएम स्टडी स्टेशन पे डलवा दूंगा। यह मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा इस वीडियो को पोस्ट करके। ठीक है, ये @ लगाएंगे ना आप, शिवम स्टडी स्टेशन विदाउट स्पेस टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, हमारा चैनल है शिवम स्टडी स्टेशन, इसको लाइक करिए, शेयर करिए और दबा के सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अपने यार दोस्तों के साथ इसको साझा करिए। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं ना वो इस चैनल से जुड़े। ठीक है, उनको बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट डिलीवर होगा। हमने कितने ही टॉपिक पे इस चैनल के थ्रू वीडियो बना के अपलोड किया है, आप लोग जाइए देखिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए। तो धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट।